Hello everyone, welcome to my channel Learning Spot by Mehak. So today our topic is disadvantages of indirect taxes. Before GST अभी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स हमारा GST है। तो GST से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या शॉर्टकमिंग्स थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से इंडिया में GST इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे GST से पहले, उसके क्या शॉर्टकमिंग्स या डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट disadvantage is cascading effect. Cascading effect means, in simple words, when tax keeps levying again and again on the same goods, it leads to double taxation or it is termed as cascading effect. मतलब एक ही गुड्स पे बार बार टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, और आगे सेल करना है, तो सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगी, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे मुझे CST पे करना पड़ेगा, वैट पे करना पड़ेगा या कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर मैं गुड्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही हूँ तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर मैं विद इन स्टेट ही रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ तो वैट पे करना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर मैं आउटसाइड स्टेट से रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ तो मुझे CST पे करना पड़ेगा उस रॉ मटेरियल पे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में जब ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा तो वो मेरे लिए टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट हो जाएगी। अभी उस रॉ मटेरियल को मैं फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगी, तो उससे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड होगी उसमें। और मैन्युफैक्चरिंग अगर हम विद इन इंडिया करते हैं तो उस पे मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये देखो, अभी रॉ मटेरियल पे टैक्स पे हुआ, अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे सेम गुड्स पे ही टैक्स पे हुआ, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। अभी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी आ गई, ठीक है। अभी जब मैं उस प्रोडक्ट को सेल करूंगी, अच्छा अगर मैं विद इन स्टेट सेल करती हूँ तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स उस पे लगेगा। अगर आउटसाइड स्टेट सेल करूंगी तो CST लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये देखो, अभी एक ही गुड्स पे 3 बार हमारा क्या लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। और जिसे मिला के टोटल हमारी सेलिंग प्राइस में 3 बार टैक्स ऐड हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। सेम प्रोडक्ट पे बार बार क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, गुड्स के प्राइसेस भी हाई हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। एक तरह से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। बार बार टैक्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे और इन्फ्लेशन भी होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट है एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस। अभी GST से पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो उसमें बिजनेसमैन को बहुत सारे एग्जम्पशंस मिले थे, ठीक है। जैसे कईयों को एरिया बेस्ड एग्जम्पशंस मिले थे, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे हमें एग्जम्पशंस मिलती है ताकि वो एरिया जो है वो डेवलप हो पाए, ठीक है। तो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी एग्जम्पशंस दी गई है ताकि हमारा इंडिया की जो GDP है वो इंक्रीज हो पाए और डेवलपमेंट हो पाए, यहाँ पे जो एक तरह से स्किल्स एनहेंस हो पाए, ठीक है। और बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो
पाए। बट इन एग्जाम्पशंस की वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की चेन है, ठीक है, वैल्यू एडेड की चेन है, वो क्या हो रही है, डिसरप्ट हो रही है, ठीक है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का चेन है वो एक तरह से टूट जाता है बीच में, ठीक है। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज थी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। There was no system in place to cross-check the manufacturers or service providers' claim of central VAT credit under excise and service tax legislation. मीन्स यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, बट वहां पे अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें तो वहां पे एक तरह से कोई क्रॉस चेक करने का हमारे पास सिस्टम नहीं था, ठीक है। इवन अंडर स्टेट वैट लॉस ऑल द स्टेट्स डिड नॉट हैव क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिट्स कि अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं तो जिस इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या वो टैक्स गवर्नमेंट के पास रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो वहां पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी वहां पे नहीं थी, प्रॉपर एक सेट अनऑर्गेनाइज सिस्टम हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अभी जैसे हमने कास्केडिंग इफेक्ट किया, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या समझा कि जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तब हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और अगर हम आउटसाइड स्टेट सेल कर रहे हैं तो CST पे करना पड़ता है, ठीक है, और एंट्री टैक्स पे करना पड़ता है अगर हम किसी स्टेट में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो एंट्री टैक्स पे करना पड़ता है। अभी द सिनेरियो हैड मेनी टैक्सिंग पॉइंट्स प्रायर टू GST. फॉर एग्जांपल, एक्साइज वाज कलेक्टेड व्हेन आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड वर क्लियर्ड फ्रॉम द फैक्ट्री premises regardless of whether the clearing was for sale or otherwise. State VAT was levied on sale of goods and entry tax was levied on goods entering a state, ठीक है। तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन था, तो ये भी एक डिसएडवांटेज था इनडायरेक्ट टैक्सेस का बिफोर GST। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजंस एंड रेट्स। अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या था, अगर पंजाब में रेट ऑफ टैक्स 12% है तो अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो वहां पे 5% है, 18% है, मतलब यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स नहीं था, मतलब प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था टैक्स रेट्स का। तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिसएडवांटेज रहा है। प्रॉपर एक प्रोसेस जो है, पॉलिसीज जो है बिजनेसमैन के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया था, इसलिए बिजनेसमैन को बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। नेक्स्ट है डबल टैक्सेशन, ये हमने अभी पढ़ा। कास्केडिंग इफेक्ट में भी एक तरह से हम बोल सकते हैं डबल टैक्सेशन, बट यहाँ पे जो डबल टैक्सेशन है उसका मतलब है कि जैसे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विसेज को हम कैसे ट्रीट करेंगे, किस चीज को हम गुड्स ट्रीट करेंगे और किसको हमने सर्विस ट्रीट करना है। Over the year, distinction between goods and services has become hazy, due to which there was overlapping of state VAT and CST on transactions like catering services, restaurant services and outdoor catering services. Same transaction was getting taxed both by the central government and state government, which created double taxation and resulted into several लिटिगेशंस। मींस जैसे अगर हम केटरिंग सर्विसेज की बात करते हैं, हमें पता है जो सर्विसेज है उस पे सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है, तो सर्विस टैक्स कौन लगाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर्विस टैक्स जा रहा है, अभी उन्हीं प्रोडक्ट्स पे, जैसे अभी केटरिंग सर्विसेज है तो वहां पे फूड होगा, फूड पे टैक्स लगता है, ठीक है, तो वहां पे वो वैल्यू एडेड टैक्स लगा रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स पे भी लग रहा है टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सर्विस टैक्स भी वो कलेक्ट कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो रही थी बिकॉज डिस्टिंक्शन नहीं किया गया था गुड्स और सर्विसेज के बीच में। ठीक है, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज था जो कि जीएसटी आने के बाद प्रॉपर एक डिस्टिंक्शन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो बेस। द प्री जीएसटी इंडियन टैक्सेस सिस्टम इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ एक्सक्लूजन्स, concessions, exemptions, as well as different threshold and legislation which resulted in the limited tax base compared to the other nation. Means अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे टैक्सेस थे जीएसटी आने से पहले, वैट, सीएसटी, एक्साइज, कस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे और बहुत सारे बिजनेसमैन को कंसेशन, एक्सक्लूजन और एग्जम्पशंस भी दी जाती थी। और हर टैक्स की क्या है, डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट है कि बिजनेसमैन को रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना, क्या वो लायबल है रजिस्टर करवाने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो वहां पे एक तरह से डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट होने की वजह से और बहुत सारी एग्जम्पशंस और कंसेशंस होने की वजह से वो एक तरह से लिमिटेड टैक्स बेस बनता था एज कंपेयर टू अदर नेशन। तो यहाँ पे नैरो बेस था वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल टैक्सेशन। द फैक्ट दैट देयर were several tax agencies managing various taxes proved problematic for business, raising the expense and complexity of compliance. अभी मल्टीपल टैक्सेशन है, ठीक है, हमें ये चीज पता है कि बहुत सारे टैक्सेस हैं और वो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को अलग अलग क्या एजेंसीज मैनेज कर रही हैं। तो अभी बिजनेसमैन को अगर एक्साइज ड्यूटी पे करना है तो वो एक्साइज में रजिस्टर करवाएगा, उसकी रिटर्न फाइलिंग करेगा, उसका पेपर वर्क हो गया। ठीक है, अगर वैट सीएसटी पे करना है तो उसके अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसकी रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो एक तरह से जितनी भी ये कंप्लायंसेस हैं, ये एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है बिजनेसमैन के लिए और एक्सपेंसिव भी हो जाती है क्योंकि उसे एक सीए को पे करना पड़ता है बहुत सारी फीस। नंबर ऑफ रिटर्न्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा एक्सपेंस एक बिजनेसमैन का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज था इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने पढ़ा अभी। ठीक है, कि गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो क्लियर नहीं था। ठीक है, और इट मेकिंग इट हार्डर टू डिटरमाइन इफ एनीथिंग इज अ गुड और सर्विस, कि वो गुड में हम काउंट करेंगे या सर्विस में काउंट करेंगे, एंड हेंस वेदर टू कलेक्ट गुड्स और सर्विस टैक्स। उस पे हमें गुड्स टैक्स कलेक्ट करना है या सर्विस टैक्स कलेक्ट करना है, मींस वैट कलेक्ट करना है या सर्विस टैक्स कलेक्ट करना है। तो वो एक तरह से डिस्टिंक्शन नहीं था वहां पे। तो ये एक डिसएडवांटेज रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ठीक है, indirect taxes are basically levied on goods and services which leads to increase the prices of goods and services, so it is a inflationary in nature। ये बिल्कुल सिंपल हमारा पॉइंट है कि हमें पता है indirect taxes गुड्स पे लगते हैं जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, और गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी कंट्री में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो अगर सपोज मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है कंप्लीट, तो वहां पे मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सपोज अगर हाँ जी, और अगर मुझे कोई सपोज टॉयज मैन्युफैक्चर करने हैं तो उसका रॉ मटेरियल अगर मैं कहीं किसी और कंट्री से ला रही हूँ तो उस पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा, फिर सेल करूंगी तो वैट या सीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेस
focus on tax planning. अभी there is a dearth of information in India, मतलब कि businessmen को lack of knowledge की वजह से या कई businessmen जो हैं illiterate हैं, उन्हें proper taxation की समझ नहीं है या एक तरह से सभी taxes की knowledge नहीं होती किसी को भी. ज्यादातर taxation वाला point जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही संभालते हैं, तो बिजनेसमैन को कम इस चीज की नॉलेज होती है, तो उसकी वजह से वो टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते. ठीक है, तो एक तरह से विच लीड्स टू लैक ऑफ अटेंशन ऑन टैक्स प्लानिंग. ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस का. और जितनी ज्यादा मतलब रिटर्न फाइलिंग होंगी, जितने ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, उतने में ही हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पेपर वर्क भी बढ़ जाता है. ठीक है, all indirect tax regulation necessitate a significant amount of paperwork from applying for registration through filing taxes, और numerous kind of paperwork are necessary. तो ये भी एक disadvantage रहा है indirect taxes का. नेक्स्ट है रिटर्न फाइलिंग. अभी इंडिया में रिटर्न फाइलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क रहा है. कोई भी अपने आप रिटर्न फाइलिंग नहीं करता. कोई भी, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ज्यादातर उन्हें एक तरह से उसके लिए फी पे करनी पड़ती है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या जो रिटर्न फाइल करता है हमारा अकाउंटेंट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस टैक्स. अभी सर्विस टैक्स हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है, तो उसका जितना भी अभी सर्विसेज में कंट्रीब्यूट तो दोनों ही कर रहे हैं, सभी स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट कर रही है. एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी सर्विस टैक्स, हेंस इट नेगेटिवली अफेक्ट्स देयर स्टेट टैक्स रेवेन्यू, और स्टेट टैक्स रेवेन्यू उसकी वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, प्रिसाइजली बिकॉज सर्विस टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट मेजरली टू द टैक्स रेवेन्यू, और ज्यादा पोर्शन हमारा सर्विस टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू में, तो वो रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और उसका पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा. तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहा है, जो कि जीएसटी आने से एक तरह से ये डिसएडवांटेज तो पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि जीएसटी का जो पोर्शन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में डिवाइड होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैक्स इवेजन. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से टैक्स इवेजन बहुत होता है. बोगस इनवॉइसेस टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ सेट ऑफ स्कीम्स. अभी बोगस इनवॉइसेस का मतलब क्या है, फेक इनवॉइसेस. ठीक है, इशू ऑफ इनवॉइसेस बाय द पर्सन वेयर द इनवॉइस इज इशूड टू वन पर्सन एंड द गुड्स आर डाइवर्टेड टू सम अदर पर्सन. मतलब फेक इनवॉइसेस बनाना, ताकि हम जब उन गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे हम क्या कर पाए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाए. तो ये एक तरह से टैक्स इवेजन का बहुत बड़ा पार्ट है, और टैक्स इवेजन हमारा क्राइम होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइम पे बहुत ज्यादा होता था. ठीक है, एंड ट्रेडर्स टिल डेट डू नॉट इशू बिल्स फॉर सेल अनलेस डिमांडेड बाय द कस्टमर. और जब तक कस्टमर डिमांड ना करे तो ट्रेडर्स बिल बनाते नहीं थे. और जैसे हमें पता है, अगर ₹100 से कम की ट्रांजैक्शन हो रही है तो बिजनेसमैन को कंपल्सरी नहीं होता बिल बनाना, तो वहां पे उस चीज का भी वो बहुत बेनिफिट उठाते थे. ठीक है, और टैक्स इवेड करते थे. ठीक है, नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ ऑटोमेशन. ठीक है, अभी ज्यादातर काम मैनुअली होता था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस जो है मैनुअल थे. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइम पे, बट जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, एक जीएस कॉमन पोर्टल बना दिया गया. ठीक है, जिसकी वजह से सारा काम क्या हो गया, ऑटोमेटेड हो गया. और बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइम पे ज्यादातर काम जो है मैनुअल होता था, तो लो लेवल ऑफ ऑटोमेशन थे उस टाइम पे. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है.